जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसे देख रहे हो कि आज 15 जनवरी है सर, और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस बनाया था। बिल्कुल बनाया था, भारतीय थल सेना दिवस। अगर बात की जाए थल सेना दिवस के, वर्तमान में जो जर्नल है, यानी कि आर्मी के जो सर्वोच्च पद होते हैं, उसको हम जर्नल के नाम से जानते हैं। सर्वोच्च पद का नाम यानी कि जनरल जो वर्तमान में, वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे नहीं बताने। अब आपके क्या है? मनोज पांडे आपको याद रखने हैं, जो कौन से नंबर के हैं? 29वें नंबर के हैं। अगर बात की जाए तो आर्मी आर्मी की भारत में जो कमांड है ना, कमांड की अगर बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में पूरी थल सेना को घेर रखा है भारत ने। थल सेना ने भारत को घेर रखा है। जो कमांड है, इसकी टोटल कमांड कितनी है? 7 कमांड है। इसका एक अच्छा प्रश्न आता है कि थल सेना का जो ट्रेनिंग कमांड है वो कहाँ पर है? तो आपको बताना है शिमला में। कहाँ पर है? शिमला में। और एक दूसरा प्रश्न याद रखना, आर्मी का जो उत्तरी कमांड है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, जिसका नाम आता है उधमपुर। क्या आता है? उधमपुर। अगर बात की जाए थल सेना के जो पहले जनरल थे, 1895 में थल सेना की स्थापना की जाती है। तो जनरल एम करिप्पा आपके क्या थे? आर्मी के पहले जनरल थे। एक बात और बताइए, आर्मी डे किस तारीख को आता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। आर्मी डे। तो सारे विद्यार्थी एक बार चैट सेक्शन में जय हिंद वंदे मातरम लिखने का कार्य करेंगे। जय हिंद और वंदे मातरम। जय हिंद और वंदे मातरम लिखने का कार्य करेंगे। और सभी से निवेदन है, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना। टाइम टेबल के लिए अगर बात करी जाए तो सुबह 8:30 बजे आपके मैथ की क्लास होती है, 9:30 बजे आपके रीजनिंग क्लास होती है, 10:30 बजे आपकी जी की क्लास होती है। फिर शाम को 8:30 बजे फिर आपको क्या मिलती है? जी के क्लास मिलती है। और शाम को 5:15 बजे आपको ज्योग्राफी, जो यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए ज्योग्राफी की क्लासेस चलती हैं, आपको मिलती हैं। तो ये सारी क्लासें आपको देखनी है और अधिक बच्चों को बताना है कि क्लासें टाइम टू टाइम होती हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि डैश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो दोस्तों एक ध्यान देना, सबसे पहले एक बात, अगर भारत में केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो हमारा जो राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। तो उस समय आपके केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? ये क्या हो गया इसको बीच बीच में ही, एक मिनट रुकिए। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में उस समय आपके केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 6 थी। 6। और याद रखना, आज वर्तमान की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में जो आपके यूटी क्षेत्र हैं वो कितने हो गए हैं? 8। लेकिन याद रखना, एक तारीख थी 31 अक्टूबर 2019। तो 2019 से पूर्व की अगर मैं बात करूं तो आपके यूटी प्रदेश थे 7। कितने प्रदेश थे? 7। जैसे इसमें जम्मू एंड कश्मीर और प्लस में आपके लद्दाख को बनाया गया। किसको बनाया गया? लद्दाख को। तो ये दो नए बनते तो 7 और 2 नए कितने हो गए आपके? टोटल 9। यानी कि याद रखना, 31 अक्टूबर 2019 को आपके यूटी प्रदेश कितने हो गए? 9। लेकिन ध्यान देना, 26 जनवरी 2020 को तो आपका एक यूटी प्रदेश पढ़ते हैं, इसका नाम है दमन व दीप, और इसका नाम है दादरा व नगर हवेली। इन दोनों यूटी प्रदेश को अब एक कर दिया, यानी कि इनका क्या कर दिया? विलय कर दिया। और विलय कब हुआ? ये 26 जनवरी 2020 को। जैसे 26 जनवरी 2020 को दमन दीप और दादरा नगर हवेली का एक साथ किया गया, तो यूटी प्रदेश 9 की बजाय अब कितने रह चुके? 8। तो यही तो पूछ रहा है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। इन 8 में सबसे बड़े की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा आपका आता है लद्दाख। कौन सा आता है दोस्तों? लद्दाख। इस लद्दाख का एरिया याद रखना, 59,146 वर्ग किलोमीटर। 59,146 वर्ग किलोमीटर, ये आपको ध्यान देना। या अंग्रेजी में लिख सकते हो के एम की स्क्वायर। क्या लिख सकते हो? किलोमीटर की स्क्वायर। लंबाई चौड़ाई आपको पता है तो एरिया निकाल सकते हो। वहीं पे पांडुचेरी की अगर मैं बात करूं तो पांडुचेरी का जो एरिया है वो 490 वर्ग किलोमीटर में। कितना? 490 वर्ग किलोमीटर में। वहीं पे जम्मू एंड कश्मीर के एरिया की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना दोस्तों, ये 42,241 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसका पड़ता है। किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। वहीं पे हम बात करें आपके चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ का जो एरिया है वो लगभग 114 वर्ग किलोमीटर में है। लगभग 114 वर्ग किलोमीटर में। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि सर सबसे छोटा यूटी प्रदेश कौन सा है? छोटा यूटी प्रदेश तो आपको ध्यान देना है लद्दाख। कौन सा भैया? लद्दाख। सॉरी, लद्दाख नहीं, लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो सबसे छोटा यूटी प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, जिसका एरिया है 32 वर्ग किलोमीटर में। 32 वर्ग किलोमीटर में। तो एक बात बताइए मुझे, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है?
भारत का बड़ा जिला, जिला पूछ ले तो आपसे क्या बताओगे? तो आपको बताना है कच्छ। क्या बताओगे? कच्छ। और कच्छ का एरिया पड़ता है आपके 45,651 वर्ग किलोमीटर में। 651 वर्ग किलोमीटर में। और भारत का छोटा जिला पूछ ले आपसे, छोटा जिला कौन सा है? तो छोटा जिला याद रखना पांडुचेरी का है, इसका नाम है माहे। क्या नाम है? माहे। ये 9 वर्ग किलोमीटर में पड़ता है। कितना भैया? 9 वर्ग किलोमीटर में। अगर प्रश्न आ जाए भारत का बड़ा राज्य कौन सा है, बड़ा राज्य की अगर बात करें, बड़ा राज्य, तो राज्य बताओगे राजस्थान। कौन सा बताओगे? राजस्थान। और राजस्थान का जो एरिया है वो ध्यान देना आपके 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर में ये राजस्थान का एरिया है। वहीं पे अगर आपसे पूछ ले छोटा जिला कौन सा है, छोटा जिला, सॉरी छोटा राज्य पूछ ले, तो छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका जवाब होगा सर गोवा है। कौन सा है? गोवा है, जिसका एरिया है 3702 वर्ग किलोमीटर। 3702 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रश्न आ जाए भारत का सबसे बड़ा शहर पूछ ले, भारत का सबसे बड़ा शहर पूछ ले, तो शहर में आपको बताना है भैया दिल्ली। क्या बताओगे? दिल्ली है, जिसका एरिया है 1485 वर्ग किलोमीटर में। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा कि क्षेत्रफल की बात की है मैंने, जितनी भी बातें की है सारी किसमें बताइए कि एरिया में बड़ा जिला कौन सा है, छोटा जिला कौन सा है, बड़ा राज्य कौन सा है, छोटा राज्य कौन सा है, बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो बड़ा शहर कौन सा है। तो बड़े शहर की बात करें तो मुंबई मत बताना। मुंबई कब बताओगे कि आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर, क्या बताओगे आप? मुंबई। लेकिन सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल में बोले तो किसको बताओगे? दिल्ली को। प्रश्न में क्या दिया गया? डैश खालिस्तान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। जितनी बातें आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट अपने फोन से ले लिया करो। चलो ठीक है दोस्तों, बढ़िया, ये प्रश्न का जवाब दिया। सेशन को दबा के शेयर करें सारे विद्यार्थी। अगले प्रश्न पे बढ़ता हूं मैं। अर्जुन ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अर्जुन एक बात बताओ, वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र कितने? वर्तमान में भारत के राज्य क्षेत्र कितने हैं? भारत के राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र का मतलब होता है कि सर उसके अंदर सभी राज्य शामिल होंगे 28, और प्लस में उसमें यूटी क्षेत्र शामिल होंगे, तो टोटल आपके राज्य क्षेत्र कितने हैं? 36। कितने भैया? 36। धन्यवाद आपका। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो हो गए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रदेश में द्वीप शामिल प्रदेश हैं आपके। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश का जो एरिया की अगर बात की जाए तो ये एरिया पड़ता है 8,249 वर्ग किलोमीटर में। 49 वर्ग किलोमीटर में। ये देश का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? तीसरा। तीसरा कैसे? क्यों पहले नंबर पे तो बताओगे लद्दाख को, किसको बताओगे? फिर उसके बाद बताओगे जम्मू एंड कश्मीर को, और तीसरे नंबर पे किसको बताओगे? अंडमान निकोबार को। तो देश का सबसे बड़ा या देश का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार जो एरिया है ये कहां पड़ता है आपके? तो आप बोलोगे सर ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, बे ऑफ बंगाल। कहां पड़ता है ये भैया? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ियां। अगर मैं भारत में कुल द्वीप की अगर बात करूं, भारत में कुल कुल द्वीपों की संख्या की बात करूं, द्वीपों की संख्या, तो द्वीपों की जो संख्या है दोस्तों वो ध्यान देना आपके टोटल 1382 द्वीप है। कितने हैं? 1382 द्वीप है 2023 के अकॉर्डिंग आपको। लेकिन कई पुस्तक में ये आपको 1208 ही द्वीप देखने को मिलते हैं। इनको छोड़ो, प्रश्न नहीं आता। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ लेगा ये इस प्रकार से आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये अंडमान निकोबार है। ये कौन सा भैया? अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार दो भागों में बटा हुआ, किसमें? एक का तो नाम आता है अंडमान। क्या नाम आता है? अंडमान। इस अंडमान के अंदर आपके जो टोटल द्वीप हैं उनकी संख्या है आपके भैया 300 550। कितने द्वीप हैं? 500 सॉरी 350। कितने द्वीप है भैया आपके? 300 350। और वहीं पे आपके नीचे का जो क्षेत्र पड़ता है उसको बोलते हैं निकोबार। क्या बोलते हैं? निकोबार। इस निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी आपके? 22 द्वीपों। कितनी संख्या भैया? 22 द्वीपों की। ये थोड़ा सा ध्यान देना इसके अंदर। सॉरी 372 नहीं, 572। ये 550 आपका, ये माफी चाहता हूं, दोबारा गलती कर दी है। कोई नहीं, 550 अंडमान के अंदर पड़ते हैं और 22 द्वीप कहां पड़ते हैं? निकोबार में। तो ये टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है भैया?
लेकिन कई बार प्रश्न आता है गुरुजी यहाँ का एक क्षेत्र पड़ता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। इस लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है टोटल? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश में कितने द्वीपों की संख्या है? तो आप बोलोगे सर 572। इसमें से अकेला पूछ ले अंडमान भाग में कितने हैं, तो आप कितना बोलोगे? 500। लेकिन नीचे का जो द्वीप समूह प्रदेश उसको बोलते हैं निकोबार। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? 22। लेकिन कई बार प्रश्न आता है कि अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है ये कहां पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार अगर आपसे पूछ ले कि इसकी राजधानी क्या है, राजधानी, तो राजधानी याद रखना पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। एक आपसे प्रश्न पूछेगा अंडमान निकोबार का जो न्याय न्याय क्षेत्राधिकार ये किसके पास है? क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार का मतलब अगर इनको कोई भी केस लड़ना है, इनकी कोई प्रॉब्लम है, ये कहाँ होती है? तो याद रखना कलकत्ता। कहाँ होती है भैया इनका? कलकत्ता हाई कोर्ट में। किसमें होते हैं भैया? कलकत्ता हाई कोर्ट में। अंडमान निकोबार जो क्षेत्र है दोस्तों, इन दोनों को जो अलग करता है, इन दोनों को अंडमान और निकोबार को अलग करने वाले चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री चैनल। तो प्रश्न आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रदेशों को कौन सा चैनल अलग करता है? तो आप बोलोगे 10 डिग्री चैनल। कोई बड़ी बात नहीं है ना? ठीक है, अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? क्योंकि देखो भारत के अंदर तो दो प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं भारत के अंदर। लेकिन ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। वह ज्वालामुखी जो फूटते रहते धरती से, कुछ ना कुछ गर्म भाप या अंदर से मैग्मा या धुआं या जलवाष्प निकलता रहता है, उसको बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं? अब कई ज्वालामुखी ऐसे स्थान है जहां पे ज्वालामुखी फूट सकते हैं, उसको बोलते हैं परसुप्त, परसुप्त ज्वालामुखी, या इसको बोला जाता है सुसुप्त, सुसुप्त। और एक होते हैं जो कभी भी नहीं फूटते, उनको बोलते हैं शांत ज्वालामुखी, या शांत को दूसरी भाषा में बोलते हैं मृत ज्वालामुखी, यानी कि डाई वोल्केनो, जो मर चुके। ज्वालामुखी के प्रकार कितने भैया? लेकिन भारत में कितने प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं? भारत में दो प्रकार के। कितने प्रकार के? एक का नाम है एक्टिव वोल्केनो और एक का नाम है डोरमेट। एक्टिव का मतलब है कि जो चलता रहता है, जिसका नाम क्या है? सक्रिय आपके ज्वालामुखी। और डोरमेट का मतलब जो कभी भी फूट सकता है, जिसका नाम है परसुप्त ज्वालामुखी। क्या नाम है? परसुप्त ज्वालामुखी। और ये दोनों ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं, ये याद रखना, ये आपके प्रायद्वीपीय भारत का एरिया है। तो ये जो आपका एरिया, इसको बोलते हैं अंडमान। क्या बोलते हैं? अंडमान। तो इस अंडमान के उत्तरी क्षेत्र में एक द्वीप पड़ता है, उस द्वीप का नाम है बेरन द्वीप। क्या नाम है? बेरन द्वीप। और इस बेरन द्वीप से धरती के नीचे से कुछ ना कुछ गर्म भाप या गर्म मैग्मा या धुआं वगैरह निकलता रहता है। अब जो धरती के नीचे से कोई चीज निकल रही है आपके, उसको हम किस भाषा में पढ़ते हैं? ज्वालामुखी में। किस में पढ़ते हैं? ज्वालामुखी। तो ये जो बेरन द्वीप से जो आपका ज्वालामुखी निकलता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आप बोलोगे सर ये भारत का एक क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। तो बेरन ज्वालामुखी किस द्वीप के अंदर है? बेरन द्वीप के अंदर। ये किस भाग में है? तो आप बोलोगे अंडमान में। निकोबार में नहीं बताऊंगा, किस में बताओगे? अंडमान में। जो कभी कभार फूटने की संभावना है उसका नाम है परसुप्त, और ये भारत का है नारकोंडम। नारकोंडम। तो नारकोंडम भारत में ज्वालामुखी भी कहां पाया जाता है? इसी क्षेत्र में। कहां पाया जाता है? इसी क्षेत्र में। दोनों ज्वालामुखी कहां है? बंगाल की खाड़ी में। जो फूटता रहता है उसका नाम क्या है? बेरन ज्वालामुखी। क्या नाम है? बेरन। ये कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय। ये किस द्वीप पर है? बेरन द्वीप पर। लेकिन क्षेत्र पूछ लेगा तो आपको बताना है सर ये अंडमान में है। कहां पे पड़ता है? अंडमान। तो अंडमान निकोबार दो एरिया है, तो निकोबार नीचे, अंडमान ऊपर, तो ये अंडमान में पाया जाता है। और आपसे पूछ लेगा नारकोंडम ज्वालामुखी किस देश का है, तो भी आप क्या बोलोगे? नहीं, किस देश का है? भारत देश। तो भारत में कितने ज्वालामुखी है? लेकिन ज्वालामुखी कितने पाए जाते हैं? तो तीनों भारत में नहीं पाए जाते। भारत में दो ही प्रकार के ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। इस प्रश्न का जवाब आपका एक ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया? अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है? अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है, ये बताना आपको। अभी बताया था मैंने आपको। कौन सा?
अब देख लो, दो दो बातें बता देता हूं आपको। अंडमान को निकोबार से जो अलग करता है उसका नाम क्या है? देखो, जो ये आपके 11 डिग्री चैनल है ना, साई खत्म हो गया? पेंसिल का आइकन तो ले लेते हैं। देखिए, तो 10 अंडमान निकोबार को जो अलग करता है उसका नाम क्या है आपके? 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है? 10 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, एक आता है 8 डिग्री चैनल। कौन सा आता है? 8 डिग्री चैनल। इस 8 डिग्री चैनल के, ये देखो ये चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल है, इसके नीचे तो पड़ता है मालदीप। क्या पड़ता है? मालदीप। और इसके ऊपर का जो एरिया उसको बोलते हैं मिनिकाय। क्या बोलते हैं? मिनिकाय। तो मिनिकाय और मालदीप के बीच का जो एरिया है उसको क्या नाम दिया गया है? एक मिलेगा आपको 9 डिग्री। क्या मिलेगा? 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल आपको, ये 9 डिग्री चैनल है। नीचे तो पड़ता है मिनिकाय। क्या पड़ता है? मिनिकाय काय। और ऊपर पड़ता है आपके लक्ष्य, लक्षद्वीप। लेकिन इसने 10 डिग्री पूछा है तो 10 डिग्री चैनल ही है। लेकिन एक ऑप्शन में दे रखा है 11 डिग्री चैनल। देखो 11 जो डिग्री चैनल है, ये भी सुन लो, 11 डिग्री चैनल के उत्तरी भाग में तो पड़ता है अमीनी द्वीप। क्या पड़ता है? अमीनी द्वीप। और नीचे पड़ता है आपके कन्नानौर। कनानौर। और ये कनानौर कहाँ है? दोनों लक्षद्वीप के अंदर है, तो इनके बीच में। तो कनानौर और मिनी द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? 11 डिग्री चैनल। लेकिन यहाँ पे दिया गया पाक जल संधि, तो ये याद रखना तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। तमिलनाडु और श्रीलंका, श्रीलंका के बीच में। और नीचे दिया गया मन्नार की खाड़ी, ये भी कहां पड़ती है? तमिलनाडु और श्रीलंका। अगर ऑप्शन में तमिलनाडु नाम नहीं मिलेगा ना, तो आपको देश का नाम देगा, क्योंकि तमिलनाडु किस देश का है? भारत है। तो कई बार प्रश्न आता है कि मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका। और आपको भारत ना दे दे तो तमिलनाडु जरूर देगा। भारत और मालदीप आ जाए, हाँ, तो 8 डिग्री चैनल करना आपको। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप है? ये पंबन द्वीप है भैया, पंबन द्वीप। याद रखना, इस पंबन द्वीप का मतलब क्या है कि सर ये पंबन द्वीप तमिलनाडु के रामेश्वर का एक हिस्सा है। ये इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। और ये जो तमिलनाडु है ना, इस तमिलनाडु और ये द्वीप है, इस द्वीप से क्या होता है, आप ये दोनों एरिया जुड़ते हैं। तो तमिलनाडु और भारत, या भारत और श्रीलंका को आपस में जोड़ने वाले द्वीप का नाम क्या है? पंबन द्वीप है। ये किस राज्य में पड़ता है? तो पंबन द्वीप अलग नहीं करता, इन दोनों को जोड़ता है। जबकि मन्नार की खाड़ी दोनों को क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले द्वीप का नाम क्या है? और पंबन द्वीप किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु का। तो एक बात बताइए, तमिलनाडु की राजधानी का नाम क्या है? चेन्नई है। वेरी गुड दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। जो भी सेशन पे नए बनते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहां पर स्थित है? हैवलॉक द्वीप। देखो 3 द्वीप मिलेंगे आपको। एक तो मिलेगा हैवलॉक, और एक मिलेगा आपको रोस द्वीप। क्या मिलेगा? रोस द्वीप। और एक मिलेगा आपको नील द्वीप। क्या नाम मिलेगा? नील द्वीप। देखो नील द्वीप का जो वर्तमान नाम है उसका नाम है शहीद द्वीप। क्या नाम है? शहीद द्वीप। और वर्तमान में जो रोस द्वीप है, इसका नया नाम है नेताजी सुभाष सुभाष चंद्र चंद्र बोस द्वीप। और एक है हैवलॉक, इसका नाम है सुषमा सुषमा स्वराज सुषमा स्वराज द्वीप। तो कई बार प्रश्न आता है कि हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? सुषमा स्वराज। और ये सुषमा स्वराज द्वीप और रोज द्वीप का नया नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नील द्वीप का नाम क्या है? शहीद दिवस। ये सारे के सारे ये कैसे हैं? प्राचीन नाम है। ये कैसे भैया? प्राचीन नाम है। और ये सारे के सारे कैसे भैया? ये आपके नए नाम है। और ये नए नाम कब किए गए थे? 2018 में। और ये तीनों द्वीप कहां पड़ते हैं आपके? तो आप बोलोगे सर ये अंडमान में। कहां पड़ते हैं? अंडमान में। तो कई बार प्रश्न आता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप में जो प्राचीन नाम थे द्वीपों के, जैसे हैवलॉक का बन गया सुषमा स्वराज। क्या बन गया? सुषमा स्वराज। और रोस द्वीप का नाम बन गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नील द्वीप का नाम बन गया शहीद दिवस। और ये तीनों जो द्वीप हैं, इन तीनों द्वीपों का नामकरण कब किया गया? 2018 में। 2018 में। लेकिन सर हमने एक द्वीप पढ़ा है जिसका नाम आता है APJ अब्दुल कलाम। और अब्दुल कलाम जो द्वीप है ना सर, और ये द्वीप पड़ता है सर उड़ीसा में। कहां पड़ता है? उड़ीसा में।
और याद रखना इस एपीजे अब्दुल कलाम का जो प्राचीन नाम था ना, वो याद रखना, इसका नाम था व्हीलर। व्हीलर, क्या नाम था? व्हीलर द्वीप। और इस व्हीलर द्वीप का जो नामकरण करके क्या कर दिया इसको, और इसका स्थापना कब किया गया था यहाँ पे? 2015 में। हाँ, जो मिसाइलों का लॉन्चिंग पैड है, रॉकेटों का जो लॉन्चिंग पैड है, वो कहां से है? एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम का प्राचीन नाम था व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप से इसका नाम क्या किया गया आपके? एपीजे अब्दुल कलाम, जो देश के राष्ट्रपति रहे हैं। तो ये तो 2015 का है कहानी। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से द्वीप का नामकरण 2018 में किया गया, तो 18 के तो तीनों बताने, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम का किया गया था 2005 के अंदर। वेरी गुड दोस्तों, अगले प्रश्न को देखिए, बहुत ही शानदार सेशन आज का। देखिए क्वेश्चन को, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है? नंदा देवी, देखो नंदा देवी की अगर मैं बात करूं तो कई बार आपको बताया मैंने, एक तो है नंगा पर्वत। क्या है भैया? नंगा पर्वत पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर बताओगे, क्या बताओगे? लेकिन यहां नंदा देवी पूछा है तो आपका जवाब क्या मिलेगा? ये उत्तराखंड की चोटी है। इस चोटी की जो हाइट है, कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि सर इसकी हाइट क्या है, तो ये लघु हिमालय में पड़ती है। कहां पड़ती है? और इसकी हाइट पड़ती है आपके 7816 की जगह आपको 17 मीटर याद रखना, 7817 मीटर। वहीं पे अगर देखा जाए तो आपके सिक्किम की जो सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा। सुना होगा आपने, कंचनजंगा। और कंचनजंगा की हाइट है 8598 मीटर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है कुन नुन कुन नामक एक चोटी पड़ती है आपके, नुन कुन नामक एक चोटी पड़ती है, जिसकी हाइट है 7181 मीटर। किसकी हाइट है? 7186 मीटर इसकी हाइट पड़ती है, आपको ध्यान देना है। एक आपके चोटी दी गई है असम। असम की जो चोटी है उसका नाम है नामचा बर्मा। क्या नाम भैया? नामचा बर्मा। नामचा बर्मा। तो नामचा बर्मा नामक चोटी कहां पड़ती है? असम के अंदर, जिसकी हाइट है 7782 मीटर इसकी हाइट है। नामचा बर्मा किस राज्य की है भैया? ये असम की। ये प्रश्न कई बार आता है। असम की सबसे ऊंची चोटी, या नाम मिलेगा पूर्वी पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? नामचा बर्मा। जो किस राज्य में? असम में। जिसकी हाइट कितनी आपके? लेकिन प्रश्न आएगा भारत की सबसे ऊंची। भारत की सबसे ऊंची बतानी है K2, जो 8611 मीटर है, और ये कहां पड़ती है आपके? लद्दाख में। और लद्दाख का कौन सा एरिया है? वो पीओके। लेकिन भारत की मुख्य भूमि की अगर देखा जाए जो कौन सी है, जो कहां पड़ती है? सिक्किम में। तो यहां नंदा देवी पूछा गया, तो नंदा देवी कहां है? उत्तराखंड में। और एक बात बताइए मुझे, त्रिशूल नामक चोटी, त्रिशूल, कैलाश, ये सारी की सारी कहां पड़ती है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी चोटियां आपके उत्तराखंड में। उत्तर और दक्षिण को कौन सी पर्वत श्रृंखला? पृथक का मतलब होता है अलग करना। क्या करना? उसको अलग करना, अलग कर देना। इसने बोला है कि ऊपर का भारत है और नीचे का भारत है, इन दोनों को जो अलग करती है उसका पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? ऊपर तो बच गया आपके उत्तरी उत्तरी मैदानी प्रदेश। ऊपर का प्रदेश का नाम क्या है? उत्तरी मैदानी प्रदेश है। और नीचे का नाम है प्रायद्वीपीय द्वीपीय पठारी प्रदेश। यानी कि भारत को दो भौतिक प्रदेशों में बटा दिया। ऊपर तो मैदान है और नीचे क्या है? पठारी प्रदेश है। तो इन दोनों को जो अलग करती है इसका नाम क्या है? विंध्याचल। क्या नाम है? विंध्याचल। और ध्यान देना दोस्तों, इस विंध्याचल पर्वत का विस्तार कई बार पूछा जाता है कि सर इसका विस्तार बताइए। विस्तार का मतलब समझा अर्जन? विस्तार का मतलब होता है ये कहां तक फैली हुई है। तो ये आपके गुजरात, कहां से भैया? ये गुजरात। गुजरात के बाद में ये पड़ती है आपके मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से अलग राज्य किया गया जिसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो ये बिहार में पड़ती है, और कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। 1 2 1 3 1 4 1 5, कितने राज्यों में फैली हुई है? 5 राज्यों में फैली हुई है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विंध्याचल पर्वत भारत को कितने भागों में बांटती है? उत्तर और दक्षिण। तो भारत के बीचों बीच कौन सी पर्वत श्रेणी पाई जाती है?
विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम आता है अमरकंटक की पहाड़ियां। और अमरकंटक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम आता है आपके भैया नर्मदा नदी। इस विंध्याचल पर्वत की एक पहाड़ियां पड़ती है जनापाव की पहाड़ियां। और जनापाव की पहाड़ियां पड़ती है मध्य प्रदेश। वहां से एक एक नदी निकलती है जिसका नाम आता है चंबल नदी। क्या निकलती है भैया? चंबल नदी। तो चंबल नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश। किस पर्वत का हिस्सा है? विंध्याचल। वहां पर एक पहाड़ी एरिया जिसका नाम है जनापाव की पहाड़ी। कर दोगे? आगे बढ़ू, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न आएगा हिमालय। हिमालय कैसी है? उत्तरी। तो उत्तरी भारत की सबसे बड़ी या लंबी पर्वत कौन सी है? हिमालय। पश्चिमी घाट तो पता होगा, जो आपके अरब सागर से लगती है, जिसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। सह्याद्री। तो सह्याद्री के नाम से किस पर्वत श्रेणी को जानते हैं? और सतपुड़ा जो पर्वत पड़ती है मध्य प्रदेश, आपके महाराष्ट्र, गुजरात, इस साइड पड़ती है। इस सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। अगले प्रश्न को देखता हूं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा पर्वत विशालकाय पिरामिड जैसा दिखाई देता है और उसका एक समतल शिखर क्षेत्र भारत को दो चोटियों में बांटता है? यह प्रश्न अच्छा है भाई साहब। अब बताइए, दो चोटियों में बांटता है, कौन सा पर्वत है वो? तो इसका याद रखना, कामेट नाम है ये पर्वत है इस प्रकार का। इसके एक इस साइड चोटी है, एक इसके इस साइड चोटी है। तो ये कामेट नामक जो पर्वत पड़ता है ये चमोली में पड़ता है। चमोली कहां पड़ता है भैया? चमोली एक जिला है। और ये जिला किसका है? उत्तराखंड का। ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, पढ़ो तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ लेना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अर्जुन बताएगा। हाँ, विश्व की या भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। और इस अरावली की अगर बात करें तो इसकी लंबाई है आपके 692 किलोमीटर। कितनी है? जिसमें से 550 किलोमीटर किस राज्य में पाई जाती है? तो सर्वाधिक अरावली की लंबाई किस राज्य में? ये मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये कहां से? गुजरात से लेकर आपके दिल्ली तक है। कहां तक है ये? दिल्ली तक। जो हमें भाग दिखाई देता है, लेकिन ये पानी में डूबा हुआ भाग कहां से शुरू होता है? लक्षद्वीप। कहां से शुरू होता है ये? लक्षद्वीप से लेकर ये गुजरात तक पानी में डूबी हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन जब ये उभरी हुई दिखाई देती है तो कहां से देती है? गुजरात। तो गुजरात की एक पहाड़ियां पड़ती है पालमपुर खेत। क्या पड़ती है? पालमपुर खेत, गुजरात। और वहां से लेकर दिल्ली की रायसीना की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? रायसीना की पहाड़ियों से लेकर गुजरात के पालमपुर खेत तक ये है, जिसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई कहां पड़ती है इसकी? राजस्थान में। तो कई बार प्रश्न आता है अरावली मुख्य रूप से किस राज्य की पर्वत श्रेणी है? तब हम क्या बोलते हैं? राजस्थान। इस अरावली की सबसे ऊंची चोटी कई बार पूछता है। इस अरावली की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी का जो नाम है, वेरी गुड, तो नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर पड़ती है राजस्थान के माउंट आबू सिरोही जिले के अंदर। और ये आपकी कितनी पड़ती है? 1722 मीटर में। ठीक ना? संतों का संत कहा गया है कर्नल जेम्स टोड ने इसको, गुरु शिखर को। और बताते अरावली राजस्थान में एक मानसून की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। तो यानी कि मानसून का जो विभाजन है वो इसी कारण है, क्योंकि इसके सीधे होते मानसून आगे निकल जाता है, इसके पश्चिमी रेतीले भाग में बारिश कम होती है इसी के कारण। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और बताते हैं कि कुछ चोरों ने इस महिला के गले से आभूषण को छीनने के लिए ट्रेन में, तो आभूषण छीने जिसके कारण ये ट्रेन से गिर जाती है, जिससे इनका एक पैर क्या हो जाता है? कट जाता है। यानी कि एक पैर से नहीं, एक छीन इनका मतलब, यानी कि वह विकलांग महिला बतानी है आपको, दिव्यांग महिला बतानी है, जिसका एक पैर ना होने के भी बाद ये माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल करती है, जिसका नाम आता है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा। और ये कहां से विलोम करती है? ये यूपी से। कहां से विलोम करती है? यूपी से। ये आपको ध्यान देना है। इन्होंने ये जो अपना खिताब जीता था ये मई 2013 के अंदर जीता था। कब भैया? मई 2013 के अंदर ये खिताब जीता था, जिनकी दुर्घटना आपके ट्रेन हादसे में होती है आपके 2011 में। तो 2011 में ये घटना घटी और 2013 के अंदर, यानी कि 2 साल बाद के अंदर इसने क्या कर दिया? ऐसा कारनामा किया कि दुनिया इसको आज याद रखती है।
तो पहली भारत की दिव्यांग या विकलांग जो महिला है उसका नाम बताना आपको, अरुणिमा सिन्हा। और ये किस राज्य से बिलोंग करती है? उत्तर प्रदेश। ये खिताब इन्होंने कब जीता था? लेकिन प्रश्न आता है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की, सीधा प्रश्न आएगा भारत की महिला, तब आपका राइट उत्तर क्या होता है? बछेंद्री पाल। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे एक बार चढ़ गई फिर दोबारा चढ़ गई, यानी कि उसका नाम आता है संतोष यादव। कर लोगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यानी कि 2 बार चढ़ने वाली। प्रेमलता अग्रवाल का नाम आता है भारत की महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली कम आयु की महिला। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू। अर्जन ही बताएगा और कोई नहीं बताएगा। सिद्धार्थ हमारे बीच में जुड़े हैं, सिद्धार्थ को गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन को। बताइए प्रश्न का उत्तर। क्या प्रश्न पूछा इसने? प्रश्न पूछा है माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन से। देखो माउंट आबू राजस्थान का सिरोही जिले में, कहाँ पे ये? राजस्थान के सिरोही के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर एक चोटी भी तो पड़ती है, और यहाँ पर एक मंदिर भी पड़ते हैं, जैन मंदिर भी पड़ते हैं। उन जैन मंदिर का नाम क्या है? दिलवाड़ा। तो दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वो कहाँ पड़ते हैं? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पड़ता है? आपके राजस्थान। तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में, कहाँ पे? ये सिरोही जिले के अंदर। और बताया जाता है कि जो माउंट आबू है यहाँ राजस्थान के अंदर सर्दियों में क्या जम जाती है? बर्फ। तो राजस्थान का क्या बोलते हैं इसको? कश्मीर। तो राजस्थान का कश्मीर किसको बोलते हैं? माउंट आबू को, जो आपके राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पड़ता है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? आपके अरावली। सतपुड़ा की अगर बात की जाए तो ये आपके कहां पड़ती है? मध्य भारत के अंदर पड़ती है। अगले प्रश्न को देखें, क्या देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है, तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो बताना है कहां पे? निम्नलिखित भारत में पूछ रहा है। तो भारत में पूछे जाए तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 85-98 मीटर। क्या बताओगे? 85-98। नामचा बर्मा आपके कहाँ पड़ती है? पूर्वी हिमालय। कहाँ पड़ती है? पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची पूछेगा, यानी कि किस राज्य के अंदर है ये? असम में, जिसकी हाइट है 7782 मीटर इसकी हाइट है। नंदा देवी की अगर बात करें तो ये उत्तराखंड में, कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड के अंदर, जिसकी हाइट है आपके 7817 मीटर आपके। वहीं पे माउंट एवरेस्ट की बात करें, ये दुनिया की सबसे ऊंची है, विश्व की। किसकी भैया? विश्व की ऊंची या हिमालय की सबसे ऊंची? हिमालय की। तो ये पड़ती है आपके नेपाल में। कहाँ पड़ती है? नेपाल में, जिसकी हाइट है 8848 मीटर आपको बताना है। लेकिन प्रश्न पूछा है भारत में सबसे ऊंची, पूछे तो कंचनजंगा। और कंचनजंगा किस राज्य के अंदर पड़ती है? तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सिक्किम में। कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। तो राइट उत्तर हो जाएगा इसका, हाँ, 8598 मीटर इसकी हाइट है। मीटर में बताना, किलोमीटर में नहीं। अगले प्रश्न को देखिए, क्या देगा? लीपू लेक दर्रा। देखो दर्रे से प्रश्न खूब सारे आते हैं। आपको दर्रे का नाम दे देगा या दर्रा पूछ लेगा, ये दर्रा किस शहर को आपस में जोड़ता है, कौन सा दर्रा किस शहर को अलग करता है। तो लीपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? देखो असम के अंदर एक दर्रा पड़ता है, उसका नाम है आपके दीफू दर्रा। कौन सा भैया? दीफू दर्रा। एक याद रखना आपके भैया, बोम बोम डीला, बोम डीला। तो बोम डीला दर्रा कहां पड़ता है? असम में। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो लीपू लेक दर्रा पड़ता है आपके भारत से। भारत से हम कहां जाते हैं? कैलाश, कैलाश पर्वत सुना हो आपने? कैलाश पर्वत एक क्या है? पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है। या कैलाश पर्वत या मान, मान सरोवर, सरोवर
की यात्रा करते हैं। तो भारत से मानसरोवर की यात्रा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? लीपू लेक दर्रा। और लीपू लेक दर्रा किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर। वहीं पे जम्मू एंड कश्मीर का एक फेमस दर्रा आपको याद रखना है जिसका नाम आता है बनिहाल, बनिहाल दर्रा, जो जम्मू से श्रीनगर, सॉरी जम्मू से लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जम्मू से लेह को जोड़ता है, ये ध्यान देना। हिमाचल प्रदेश का एक दर्रा याद रखना जिसका नाम आता है रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, पीर पंजाल दर्रा आपके। तो ये कहां पड़ते हैं? आपके हिमाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया, सॉरी पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर में, सिपकिल्ला दर्रा याद रखना हिमाचल प्रदेश का। महादेव की पहाड़ी मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? महादेव की पहाड़ियां, ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का प्रश्न। क्या वो बताया नहीं? देखो महादेव की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में, कहां पे ये? मध्य प्रदेश। ध्यान से सुनना, ये आपके सतपुड़ा पर्वत है। कौन से? ये सतपुड़ा पर्वत। और ये सतपुड़ा पर्वत की एक पहाड़ियां है, ये पहाड़ियों का नाम है आपके महादेव की पहाड़ियां। क्या नाम है? महादेव। और इस महादेव की पहाड़ियों के ऊपर एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। तो कई बार प्रश्न आता है ये जो सतपुड़ा पर्वत है, ये महादेव की पहाड़ियां किस राज्य के अंदर है? और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछ लेगा, चोटी, तो आप बताना है धूपगढ़, जो 1350 मीटर इसकी हाइट है। चोटियां जैसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर्वत के ऊपर है, ऐसे ही महादेव की जो पहाड़ियों के ऊपर सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ है। तो ये किस राज्य के अंदर पड़ती है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है? महेंद्रगिरी एक ऊंची चोटी है और इस ऊंची चोटी की हाइट आपके 1501 मीटर। कितनी है? 1501 मीटर। और ये उड़ीसा में पड़ती है। कहां पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी की जो चोटी है ये उड़ीसा में पड़ती है, 1501 मीटर इसकी हाइट है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके पूर्वी घाट। क्या हो जाएगा भैया? पूर्वी घाट। देखो गारो हिल्स नामक जो पहाड़ियां हैं ये आपके मेघालय में, कहां पे? ये मेघालय, मेघालय, ठीक है ना, जो प्रायद्वीप है भारत का हिस्सा है। जैंतिया नामक हिल्स भी कहां पड़ती है? मेघालय में। जबकि अरावली हिल्स पड़ती है आपके राजस्थान में। कहां पड़ती है? राजस्थान, गुजरात, लेकिन यहां मुख्य रूप से राजस्थान बताना है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपके पूर्वी घाट। और पूर्वी घाट के किस राज्य के अंदर है ये? उड़ीसा में, जिसकी हाइट कितनी है? 1501 मीटर है। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? इनमें से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है दोस्तों? फटाफट कमेंट करके बताइए। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों? बोमडीला उत्तराखंड की बात कर रहा है। देखो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, देखो बोमडीला पड़ता है असम में। कहां पड़ता है? असम में। थोड़ी देर पहले बताया मैंने। देखो मनसंगा जो दर्रा है और नाथुला दर्रा, देखो नाथुला दर्रा पड़ता है सिक्किम में। कहां पड़ता है? सिक्किम में। और याद रखना बारालाचा दर्रा पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। अब ऑप्शन कौन सा बच गया? ऑप्शन बच गए आपके बी, यानी कि मनसंगा धुआ दर्रा। और मनसंगा धुआ दर्रा किस राज्य में पड़ता है? आपके उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर एक दर्रा याद रखना माना दर्रा। कौन सा दर्रा? और एक दर्रा याद रखना नीति दर्रा। कौन सा दर्रा? नीति दर्रा। और एक दर्रा याद रखना भैया आपके, जिसका नाम थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हमने, लीपू, लीपू लेक। तो लीपू लेक, नीति दर्रा, माना दर्रा, ये सारे कहाँ हैं? उत्तराखंड में। और मसंगा धुआ दर्रा भी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। जबकि बोमडीला किस राज्य में है? असम में है। लेकिन नाथुले दर्रे की अगर बात करें तो सिक्किम में है, जो 1962 से लेकर 2006 तक बंद रहा था ये। और बारालाचा दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश से। याद रखना इस बारालाचा दर्रे से आपके चिनाब नदी का उद्गम होता है। किसका भैया? चिनाब नदी। तो चिनाब नदी अपना पानी लेकर कहां से चलती है? बारालाचा दर्रा। इसे बड़ा लाचा दर्रा भी बोलते हैं।
अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न, दक्कन का एक पठार है, बिल्कुल सही है। दक्कन का जो पठार है, अगर मैं बात करूं जाए तो इस प्रकार से आपका क्षेत्र है, और दक्कन का पठार यहां फैला हुआ है, आपके ये वाला क्षेत्र पूरा दक्कन का पठार है। तो दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का है, किस प्रकार का, ये इस प्रकार का त्रिकोणीय आकार का पठार है। तो दक्कन का पठार है जो एक उत्तर में, ये बोल रहा है कि उत्तर में डैश पर्वत से, ये उत्तर में जो यहाँ पे जो पर्वत लगता है उसका नाम पूछ रहा है। तो उत्तर में जो इसके पर्वत लगता है उसका नाम क्या है भैया, सतपुड़ा। क्या नाम है भैया, सतपुड़ा पर्वत से लगा, किससे लगा, ये सतपुड़ा। और इसके पश्चिम में जो पर्वत लगा उसका नाम क्या है, पश्चिमी घाट। क्या लगा हुआ है, पश्चिमी घाट। और इसके नीचे का जो पर्वत लगा उसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत। क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे उत्तर की बात करें तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके। कई बार प्रश्न आता है सर दक्कन का जो पठार है ये मुख्य रूप से किस राज्य का है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र का। दक्कन का पठार में किस प्रकार की माटी पाई जाती है, सर काली माटी। और किस फसल के लिए जाना जाता है, ये कपास के लिए। किसके लिए जाना जाता है, ये कपास के लिए। ये भी आपको ध्यान देना। और पूछ लेगा दक्कन का पठार किस घाट की ओर है, तो आपको क्या बोलना है, पश्चिमी घाट की ओर। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, माउंट जुनेरो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक पर्वत चोटी है। देखो ये आपके कंचनजंगा क्षेत्र के नीचे पड़ती है, 5603 मीटर इसकी हाइट है, और ये कहाँ पड़ती है, आपके सिक्किम में। तो ये थोड़ा सा पढ़ो तो पढ़ना, नहीं तो मत पढ़ना। लेकिन सिक्किम की एक ही चोटी याद रखनी है, कंचनजंगा, उन्हें देख ले। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर जोड़ने वाले गेट के रूप में जाना जाता है। ये कह रहा है जम्मू और कश्मीर को आपस में जोड़ता है, जो 1962 से लेकर 2006 तक बंद कर दिया गया था। अभी पढ़ा था है जम्मू से श्रीनगर, अच्छा सॉरी, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला। तो ये याद रखना आपको, बनिहाल दर्रा। कौन सा भैया, बनिहाल दर्रा। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, डैश एक तरफ श्रीनगर दूसरी तरफ आपके कारगिल और लेह को जोड़ता है। तो ये कई बार ऐसा प्रश्न आता है डायरेक्ट, भारत में श्रीनगर से और लेह को जोड़ने वाला बीच में कौन सी जगह आ जाएगी, कारगिल। तो इसका नाम है जोजिला दर्रा। क्या नाम है, जोजिला दर्रा। ये आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच में एक पहाड़ी दर्रा है जो 1962 में ये बंद किया गया था और 2006 में इसको वापस खोल दिया गया। हाँ बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है, तो आपको क्या बताना है। तो राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका काराकोरम दर्रा। क्या हो जाएगा भैया आपका, काराकोरम। कितना बात जाए, रुक जाए एक बार, सॉरी, भारत और चीन के आपस में जोड़ता है, ये अलग है। वो नाथुला दर्रा मैं गलत बोल दिया आपको। ये आपको काराकोरम दर्रा याद रखना है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यही है। कौन सा दर्रा है भैया, काराकोरम, जो लद्दाख में पड़ता है। जोजिला दर्रे की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। खेबर दर्रा वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, जहां से भारत आने वाले व्यक्ति कौन थे, आर्य। तो यानी कि आर्य किस दर्रे से भारत आए थे, खेबर दर्रे से। अगले प्रश्न को देखिए, दो चार प्रश्न हो रहे हैं। बुर्जिल दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बुर्जिल जो दर्रा है वो वर्तमान के केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है। अगले प्रश्न को देखिए भाई, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, हिमालय की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है। देखो हिमालय की 4 परत है। देखो हिमालय की जो सबसे ऊपरी परत है इसका नाम है ट्रांस हिमालय। क्या नाम है, ट्रांस हिमालय। और इसके बाद का जो पर्वत है इसको बोलते हैं महान, महान, या इसको बोलते हैं वरद हिमालय। क्या बोलते हैं, वरद हिमालय। उसके बाद पाया जाता है आपके लघु, और जो बाद में एक नया हिमालय बना है उसका नाम है शिवालिक। क्या नाम है, शिवालिक। तो आपसे प्रश्न आएगा कि भारत, सॉरी, हिमालय की सबसे भारी परत जो सबसे नीचे की परत है इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। क्या बोलते हैं, कई बार प्रश्न आता है शिवालिक हिमालय के अन्य नाम बताइए, अन्य नाम। तो शिवालिक हिमालय के जो अन्य नाम है इसको बोलते हैं उप हिमालय। क्या बोलते हैं, उप हिमालय। और इसी को बोलते हैं ये नया हिमालय, यानी कि नया हिमालय, हिमालय। और इसी को बोलते हैं दक्षिणी हिमालय। क्या बोलते हैं, दक्षिणी हिमालय, हिमालय। और इसी को बोलाता है बाह्य हिमालय। क्या बोलाता है, बाह्य हिमालय। और इसमें कोई भी ग्लेशियर नहीं पाया जाता, जो आपके उत्तराखंड से लेकर आपके जम्मू एंड सॉरी उत्तराखंड से लेकर आपके सिक्किम के बीच में ही पाया जाता है। ये उत्तराखंड हो गया, आपके उत्तर प्रदेश हो गया, आपके कुछ बिहार का एरिया, कुछ सिक्किम और नेपाल का एरिया। अगले प्रश्न में प्रश्न देखिए क्या दिया गया अगले क्वेश्चन में, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम है केटू। क्या नाम है, ये दुनिया की दूसरी है। वेरी गुड, पहली बात तो सही है। पहली जो पड़ती है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। तो ये पूछ रहा है केटू निम्नलिखित में से किस पर्वत का हिस्सा है, तो ये पड़ता है आपके किस पर्वत का हिस्सा है,
काराकोरम किसका भाई? ये काराकोरम जो ऊपरी ऊपर पड़ता है आपके, ट्रांस हिमालय। तो कई बार ये भी आ जाता है ये किस हिमालय का? ये ट्रांस हिमालय का। तो ये वर्तमान में कहाँ पड़ती है आपके? केटू। केटू कहाँ पड़ती है दोस्तों? पीओके के अंदर, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। अगले प्रश्न को देखिए क्या देगा है। किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुड़ी है? दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय पठार है, इसमें इतना पूछ रही है अन्नाई चोटी बतानी आपको, अन्नाई मुड़ी चोटी। कई बार बताया अन्नाई मुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की पहली है ये, पहली ऊंची। और ये पड़ती है केरल में। कहां पड़ती है? और इसकी पहाड़ी जो पड़ती है उनका नाम है अन्नाई, अन्नाई मलाई। अन्नाई मलाई की पहाड़ियों पे पड़ती है, और जिसकी हाइट है आपके 2695 मीटर, केरल के अंदर। कर लोगे? पक्का बात ना? लेकिन तमिलनाडु की याद रखनी है आपको, वो दूसरी है, तमिलनाडु की दूसरी है, जिसका नाम आता है डोडा, डोडा बेटा, हाँ, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। ये पड़ती है आपके तमिलनाडु, हाँ, पूर्वी और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती है। अगले प्रश्न को देखिए, ठीक है ना। तो ये आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? बता अब। सह्याद्री, देखो सह्याद्री जो पर्वत है, ये ध्यान देना, ये इस प्रकार का पर्वत है। यहाँ ये गुजरात से लेकर ये कन्याकुमारी तक, कहां तक है ये? कन्याकुमारी। और इस यहां तक की लेकर इसकी लंबाई, जो टोटल लंबाई है ना, वो लगभग 1500 किलोमीटर। कितनी है? 1500 किलोमीटर में। अब इतना बता दो मुझे, सह्याद्री पर्वत कितने राज्यों में? कितने राज्यों में? मुझे नहीं पता, इतना बता दो, सह्याद्री पर्वत कितने राज्यों के अंदर है? वो क्या 9, कोई क्या 5 है। और कौन से इसका अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। अब बताइए भाई, जितने भी चैट सेक्शन में देख रहे हैं, ये देखो कहां से, ये गुजरात से लेकर, एक बात बताइए, एक राज्य है तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब एक बात बताइए, कन्याकुमारी किस राज्य का है? तो यानी कि इसका थोड़ा भाग किस में पड़ता है? तो मोटे मोटे कितने राज्य हो गए? तो सह्याद्री पर्वत आपको क्या बताना है? 6 राज्यों के अंदर है। लेकिन जो पश्चिमी घाट है ना, ये पश्चिमी घाट कितने राज्यों से लगता है? ये पश्चिमी घाट तो 5 राज्यों का ही समूह कहलाता है, जो अरब सागर से लगता है। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहें। जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं, यहाँ तक जितने भी पहुंचे हैं वीडियो के, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।